Amish ji, don't do that with me. I did not say that. Don't interfere. I am asking you. There is a reason why we never used to come to your show. Don't say that. I am asking you, ma'am. काम मत करिए प्लीज। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, सवाल ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज है। मैंने मत करिए ये। आप ये काम मत करिए। शर्म आनी चाहिए आपको। नवाज शरीफ की बेहतूरी आप लोग क्यों करते हैं? दर्शकों को समझ में आता है कि अनकंफर्टेबल फैक्ट आते हैं। नवाज शरीफ के बचाव में उतर आ गए। मैं अपने प्रतिद्वंदी के लिए नवाज शरीफ का डिफेंस नहीं करूंगी। सुधांशु त्रिवेदी ने आज वो कर दिखाया। वो बीजेपी के प्रवक्ता है, मेरी उनसे घोर असहमति है। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। गोदी मीडिया हर वक्त विपक्ष को टारगेट करने पर लगा रहता है, चाहे उस मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार के साथ क्यों न हो। लेकिन नहीं, कुछ गोदी एंकर को तलबे चाटने की इतनी बुरी आदत लग चुकी है कि वो पत्रकारिता छोड़कर बाकी सारी नौटंकी कर सकते हैं। खैर, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गोदी मीडिया और बीजेपी प्रवक्ता की जबरदस्त क्लास लगा दी। अंत तक देखिए यह धमाकेदार डिबेट। राइजिंग भारत का मंच था और समिट था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि अब ये भारत ना रुकेगा ना झुकेगा, और तुष्टीकरण जो है वो उसने भारत के युवाओं के भविष्य को खराब किया है। कल देश के गृह मंत्री ने भी इसी बात को आगे रखा और कहा कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की इस देश में जननी है। पार्टीशन से लेकर आज तक बम धमाके आपके दौर में हुए, वापस लाए हैं मोदी। ये अमित शाह का बयान था। सुप्रिया जी 50 सेकंड्स। मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल, प्लीज। आज बराक ओबामा की किताब में जो छपा है उसको ब्रह्म वाक्य बनाकर बीजेपी यहां पर बोल रही है। लेकिन 2023 का मुझे वो मंजर याद है जब बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया था, और नरेंद्र मोदी तब यूएस में थे, और बराक ओबामा ने कहा था कि हिंदुस्तान में जो हो रहा है उससे आंतरिक टेंशन बढ़ रहा है, जो माइनॉरिटीज के खिलाफ होने की बात थी। और पूरी की पूरी बीजेपी ने उनको क्या क्या नहीं कहा था। इनकी आईटी सेल ने उनको आतंकी तक घोषित कर दिया था, उनको बराक हुसैन ओबामा कहने लगी थी, उनको आतंकी ताकतों से जुटा हुआ बताने लगी थी। यह भी याद दिलाना जरूरी है। आज उनका ब्रह्मवाक्य यहां ऐसे मत पढ़िए उनकी किताब का कि वो ब्रह्मवाक्य था। असलियत यह है कि यह देश बहुत सारी चीजें जानना चाहता है। यह देश जानना चाहता है कि जितने भी आतंकी हमले हुए उन सब लोगों को सजा हो जो उसके पीछे थे। अरे हाफिज सईद ये करने की जगह ही नहीं होता अगर आपने उसे रिहा नहीं किया होता लाखों करोड़ डॉलर के साथ। आप तो वो लोग हैं जो आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि 300 केजी का आरडीएक्स हिंदुस्तान की सरजमी में कौन लेकर आया। आप वो लोग हैं जब प्रधानमंत्री बने तो आप बिना किसी को बताए पाकिस्तान लपके हुए नवाज शरीफ से गले मिलने चले गए, उनका हैप्पी बर्थडे टू यू गाने चले गए। आपने तो पहली बार इंडिया की सरजमी पर पाकिस्तान की नापाक एजेंसी आईएसआई को पठानकोट पे आकर अंदर आकर मुआयना करने का मौका दिया। आप बात करेंगे आसिया अंद्राबी से लेकर सैफुल्लाह तक अगर खोल दूंगी तो बड़ी पर्दे उठ जाएंगे यहां पर। असली बात यह है कि पाकिस्तान से संबंध सुधारने के चक्कर में आपने हमारे देश को वहां पर जाकर बेइज्जत कराया। आप वहां गए और उसके बाद पाकिस्तान ने जो नापाक हरकतें करी वो सबको पता है। आप कह रहे हैं कि जो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के यहां गए तो उन्होंने भारत को जाके बेइज्जत कराया। ये बड़ी स्टेटमेंट आपकी, और मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैडम, और आप इसका जरूर जवाब दें सुप्रिया जी। 26/11 के बाद क्या कांग्रेस सरकार को जो करना चाहिए था वो उसने करा? क्योंकि आप बराक ओबामा को डिस्क्रेडिट कर सकती हैं कि बराक ओबामा की बात को आप नहीं मानती। फली होमी मेजर पूर्व एयर चीफ मार्शल तत्कालीन उन्होंने बोला सर्जिकल स्ट्राइक के लिए एयरफोर्स तैयार थी, गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। एंड मनीष तिवारी इज आल्सो सेइंग दिस कि हमारी गलती थी, कमजोरी थी। आपको मेरे स्टेटमेंट में बड़ा स्टेटमेंट दिखा, लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता ने हमारी सरकार के लिए किया उसमें बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिखा। मैं तो पूछना चाहती हूं, चलिए हमने सारी गलतियां कर दी, ये रामदूत बनकर आए थे, ये क्यों गए पाकिस्तान? इन्होंने पाकिस्तान से संबंध क्यों रखे? क्यों बुलाया इन्होंने नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में? क्यों बिना सबको बताए पाकिस्तान गए? और एक मिनट, आपने मुझसे सवाल पूछा, उसका जवाब सुन लीजिए क्योंकि जवाब इस देश को जानना जरूरी है। 2008 नवंबर में ये वाला हमला हुआ, और असलियत यह थी कि 2008 नवंबर के दौरान ये पूरी दुनिया एक बड़े इकोनॉमिक डिप्रेशन से गुजर रही थी। असलियत यह थी कि चिदंबरम जी के होम मिनिस्टर बनने के 2 दिन बाद, वो इस घटना के बाद होम मिनिस्टर नियुक्त किए गए थे, 2 दिन बाद कॉन्डोलीजा राइस डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया आई और उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत से आपको इसमें समर्थन करेंगे, और दुनिया उससे गुजर रही है और हम चाहते हैं कि इसको हम लोग सुलझाए मामले को। लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने यह मामला ऐसे नहीं छोड़ा, और 20 सेकंड का टाइम लेकर आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूं। 11 नवंबर 2009, 1 साल के अंदर एनआईए ने केस दर्ज किया डेविड कोलमन हेडली, तहवुर राणा और तमाम उन लोगों के खिलाफ। असलियत यह है कि 2009 में एफबीआई ने तहवुर राणा को अरेस्ट किया जो कनाडा की नागरिकता लेकर बैठा हुआ था। असलियत यह भी है कि उसको शिकागो के कोर्ट ने 2011 में रिहा कर दिया 26/11 पर, लेकिन बाकी मामलों में सजा सुनाई, और तब हमारी एजेंसीज ने, तब हमारे तत्कालीन विदेश मंत्री आप ये कह रही है कि कॉन्डोलीजा राइस आई यहां पर 26/11 के हमले के बाद, वो उसके 2 दिन बाद यहां पर थी, और चिदंबरम साहब नए होम मिनिस्टर बने थे, तो कॉन्डोलीजा राइस ने बोला कि अभी हमला नहीं करना चाहिए। यू आर ट्राइंग टू से दिस? कॉन्डोलीजा राइस ने डिक्टेट करी अपनी टर्म कि आप हमला नहीं करेंगे। नो,
No, Amish ji, don't do that with me. I did not say that. Don't introduce. I am asking you. There is a reason why we never used to come to your show. Don't say that. But I am asking you, ma'am. मत करिए प्लीज। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, सवाल ये पूछ रहा हूं। बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं। मैंने मत करिए ये, आप ये काम मत करिए। मेरी बात मैं फिर से दोहराती हूं, मैं ये कहना चाह रही हूं कि उस दौरान दुनिया की क्या स्थिति थी और इंडिया ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। हमने एक फुल प्रूफ केस बनाया, हमारी एजेंसीज लगातार लगी रही, हमने कूटनीति में झपिया पपिया नहीं करी, लेकिन कूटनीतिक तरीके से किया और आज उसका फायदा हुआ कि ओके, जवाब और भी ज्यादा खुशी होती अगर डेविड कोलमन हेडली को हम जिस दिन पुलवामा के हमारे जितने जवानों की शहादत हुई उनको घसीट कर हिंदुस्तान लाया जाएगा, उसके मुझे ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, सुप्रिया जी, यू मेड योर पॉइंट। सुप्रिया जी, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु जी, मेक योर पॉइंट। ओके, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड। ओके, देखिए, आज एक रहस्य उद्घाटन हुआ। कहते कहते सुप्रिया जी के मुंह से बात निकल गई कि अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अब इसमें कोई बचाव की गुंजाइश नहीं, और मैं तो इसके लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा शहीद तुकाराम ओमले को, जो मुंबई पुलिस के वो सिपाही थे जिन्होंने अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया था। वरना लोगों को याद ना हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये जितने भी आतंकी आए थे। अब आप बोल चुकी है, ज्यादा मत बोलिए, मैं अभी आपको और बता रहा हूं। शांति से अपने टर्न का इंतजार करिए। जैसे मैं शांति से आपकी सारी बातें सुन रहा था, सही गलत जो भी है, जो आपका अधिकार है बोलने का, तो मेरा भी अधिकार है। अब सुनिए, सारे आतंकी हाथ में लाल रंग का कलावा पहन के आए थे, और अगर जिंदा नहीं पकड़ा गया होता कसाब तो ये आरएसएस टेरर की थ्योरी चेप देते। कोई किंतु परंतु नहीं है। डेविड कोलमैन हेडली की उन्होंने बात कही, डेविड कोलमैन हेडली से इंट्रोगेशन हुआ है, एनआईए का ऑफिसर वहां गए तो पूरी बात बताइए ना। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में भी उसने बताया कि उसने क्या क्या काम किया और आईएसआई से कैसे पैसा आया। डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी वाइफ थी फौजिया, उसका भी एफबीआई के सामने दिया गया बयान है। और इन्होंने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट को, जो ये खुद इनकी सरकार आईएसआई के मान रही थी, अचानक यू टर्न लेकर हिंदू टेरर पे ले आए। अरे साहब, वो तो भला हो शहीद तुकाराम ओमले का, वरना आपने तो इसको भी बना दिया होता। किताब लिख के तो अजीज बरनी की तैयारी ही थी। और वैसे हम किसी को ब्रह्म वाक्य नहीं मानते सुप्रिया जी। ये बैरक ओबामा ने अपनी किताब में एक रोचक वाक्य भी लिखा है इसी प्रॉमिस लैंड में, राहुल गांधी जी के बारे में। ये बैरक ओबामा का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं। उन्होंने कहा उनकी स्थिति क्लास के उस बच्चे की तरह है जो स्मार्ट बनने की कोशिश तो बहुत करता है टीचर को इंप्रेस करने के लिए, मगर उसे सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होता है। ये बैरक ओबामा ने लिखा, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप लोगों ने किया देश की सुरक्षा के लिए, मैं दर्शकों से कहता हूं, 26/11 का हमला हुआ 2008 में, उसके बाद भी तो देश पे अनेक आतंकी हमले हुए। जयपुर में ब्लास्ट हुआ 2012 में, हुआ कि नहीं? आजाद मैदान की घटना 2012 में हुई कि नहीं? हमारी सरकार आने के बाद पूछिए 2014 से पहले देश का कौन सा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, जयपुर, नागपुर, चेन्नई, पुणे, बताइए सूरत, कौन सी ऐसी जगह थी जहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका। मुंबई की लोकल ट्रेन में कई बार धमाके हो चुके थे। जगह जगह बस अड्डे पे, हवाई अड्डे पे लिखा रहता था छूना नहीं, धमाका हो जाएगा। आज दिखाई पड़ता है कहीं? खत्म हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे घाटी से खत्म हो गए, आईएसआईएस के झंडे घाटी से खत्म हो गए, पाकिस्तान के झंडे घाटी से खत्म हो गए। और जो आपने कहा कि मोदी जी ने क्यों बुलाया था, बिल्कुल दूंगा मैं आपको। हमारी आदत है कि पहले पुचकारते हैं मोदी जी ने, और उसके बाद हम समाज भी समझा भी देते हैं। और क्या समझाया, मैं कोट करना चाहता हूं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में दिया गया बयान है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए उनके एक एमपी ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। यह नेशनल असेंबली में ऑफिशियल बयान है। और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो, वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। अरे सुप्रिया जी, ये तो 1971 में भी सुनने को नहीं मिला कि आर्मी चीफ ओके सुप्रिया देन विवेक जी एंड जो करके दिखाया। ये लोग नाग पंचमी करते थे, अमीश जी, नागों को दूध पिलाते थे। हमने मोदी जी की सरकार ने आने के बाद जनमेजय का नाग, ठीक है, जिसमें नागों की आहुति, इसीलिए आपको मेनलैंड में आतंकी हमले। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, यू मेड योर पॉइंट। ओके सुप्रिया जी, कट गया। सुधांशु जी, मैं बड़े शांतिपूर्वक तरीके से आपसे 3-4 प्रश्न करना चाह रही हूं। अगर हिम्मत होगी तो उसमें से एक प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। मेरा पहला प्रश्न जो आपने सुनकर भी अनसुना कर दिया, जिस औरत ने शहीद हेमंत करकरे को कहा था कि वो मेरे श्राप से मरा, उसको आपने किस नैतिकता और किस नियत से इस देश के सदन में बिठाया? जिस औरत ने महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या कहा था, उसको आपने किस नियत से इस देश के सदन में बिठाया? ये सवाल मैंने किया प्रज्ञा के बारे में, लेकिन आपने वो सुनकर भी अनसुना कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। आपसे एक और सवाल है सुधांशु जी, मोदी जी की इतनी ताकत है, मोदी जी ब्रेकफास्ट पर गए, मोदी जी ने ट्रंप से कहा, ट्रंप ने भेज दिया। ऐसा तो नहीं हुआ था, कूटनीति थी, लीगल फ्रेमवर्क था, सब कुछ था। इसी के चलते मोदी जी एक और काम करें। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, मोदी जी, पुलवामा में 40 जाबाजों की शहादत हुई,
उनमें से किसी एक व्यक्ति को आज तक गिरफ्तार किया गया जिसने इतना आतंकी हमला करवाया? चीन में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई, $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है आज चाइना से, और विदेश मंत्री कहते हैं वो बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है, और केक काटते हैं चाइनीज एम्बेसडर के साथ। क्यों ऐसा करते हैं? एक और सवाल है आपसे, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, मोदी जी के अंदर इतनी ताकत है, अगर उनकी नीयत इतनी साफ है तो टैरिफ पर क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी की नीयत इतनी साफ है तो हिंदुस्तानियों को हथकड़ी लगाकर क्यों लाया जा रहा है? मोदी जी की नीयत अगर इतनी साफ है तो मैं जानना चाहती हूं कि बीजेपी की आईटी सेल का ध्रुव सक्सेना आईएसआई की मुखबिरी क्यों करता था? मोदी जी की नीयत इतनी साफ है तो तारिक अहमद मीर जो उनके मंच पर था वो हिजबुल मुजाहिदीन में कैसे शामिल था? जो तालिब हुसैन शाह आतंकी था वो आपकी आईटी सेल का अध्यक्ष कैसे था जम्मू कश्मीर में? सैफुल्लाह को टिकट आपने दी, आसिया अंद्रा भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने फेस बनाया। आपको नहीं लगता आपने ये सब गलत किया? और एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए, 2008 का हमला तो हो चुका था ना, देश वो आघात झेल चुका था ना, आप क्यों गए पाकिस्तान? आप क्यों जाके नवाज शरीफ का हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे? आपने क्यों आईएसआई को पठानकोट आने दिया? आपने क्यों उनको अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया? ये सारी बातें भी जवाब सुधांशु जो जरूर जानना चाहता है मुझे, एक मिनट, एक सवाल जो देश जरूर जानना चाहता है वो ये है, सब कुछ अगर मोदी जी कर सकते हैं तो मणिपुर क्यों नहीं जा सकते हैं? इस देश का हिस्सा है। सुधांशु जवाब 2-3 सवाल पूछे गए हैं। सुधांशु जवाब, विवेक मैं आपके पास आ रहा हूं, आप अभी तक बोले नहीं है, मुझे पता है। ओके सुधांशु जी। लगता सुप्रिया जी ने बातों को ध्यान से सुना ही नहीं। मैंने तो कहा था कि जिस समय हेमंत करकरे पे दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया वो सांसद थे, आपने उनको दोबारा संसद में भेजा है, और उस आधार के ऊपर तो शहीद हेमंत करकरे की नौकरी चली जाती है अगर जो बात सही थी, जो दिग्विजय सिंह ने कहा वो सच होता। माफी उनसे मंगवाइए ना, और उनकी सारी शहादत का अपमान, ये ध्यान नहीं आता। गजब का तर्क है भाई। मतलब या आप कहिए आपकी सरकार में ऐसा होता था कि होम मिनिस्ट्री के बाहर के व्यक्ति को भी जानकारियां देने का अधिकार होता था क्या? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सुरक्षा का मजाक आप लोगों ने बनाया है और इसी कारण से यह परिस्थिति आई है। लेकिन गृह मंत्री जी सुप्रिया 40 सेकंड सी बात कह जी बोलिए सुप्रिया। मैं सब कुछ करूंगी एक शो पर, मेरी सुधांशु जी से घोर मतभेद है, लेकिन मैं नवाज शरीफ के डिफेंस में नहीं खड़ी हो जाऊंगी। कभी भी अपने देश में मैं अपने प्रतिद्वंदी के लिए नवाज शरीफ का डिफेंस नहीं करूंगी। सुधांशु त्रिवेदी ने आज वो कर दिखाया। वो बीजेपी के प्रवक्ता है, मेरी उनसे घोर असहमति है। आप नवाज शरीफ को क्लीन चिट देने लगे, उन बेचारे को पता नहीं था। अरे वाघा बॉर्डर पर गए थे नहीं गए थे अटल जी, और कारगिल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? मैं झूठ बोल रही हूं यहां पर? आप नवाज शरीफ की तरफदारी करने लगे, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और एक चीज और मैं कहना चाहती हूं, अमेरिका घुड़की, अरे उसी अमेरिका की आंख में आंख डालकर इंदिरा जी ने प्रतिकार किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। आपकी तरह चीन का नाम नहीं लूंगा, लाल आंख दिखाने की जगह लाल शर्ट और लाल कारपेट नहीं पहन लूंगा, काम नहीं किया इंदिरा जी ने, तो इंदिरा जी का नाम थोड़ा सोच समझ कर लिया करिए, इसलिए लिया करिए। ओके जवाब ओके टाइम लिमिट इज देयर सुधांशु त्रिवेदी नवाज शरीफ की तारीफदारी करने ओके सुधांशु जी जवाब सुधांशु त्रिवेदी। अरे कुछ तो शर्म करिए। ये मुझे लगता है कि सुप्रिया जी, मैं कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं करता हूं, या तो आपका ध्यान कहीं और था। मैंने तो कहा कि नवाज शरीफ ने गलती एक्सेप्ट की, उसने कहा कि गलती हमारी थी जो कारगिल में हुआ, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और मुशर्रफ ने भी कहा कि गलती उनकी थी, ये पाकिस्तान के द्वारा की गई गलत नीति थी। ये मैंने कहा। पता नहीं आपको क्या सुनाई पड़ता है, जो सुनना चाहता है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान का डिफेंस चीफ कुछ कर रहा है, उसमें आप उनको हाँ, तो यही मैं कह रहा हूं भाई। और हमने उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ किया, भाई क्या तरीका है? आप बोल रही थी मैं तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। अब दर्शकों को समझ में आता है कि अनकंफर्टेबल फैक्ट आते हैं तो किस ढंग से डिफेंस होने लगता। अब मैं बताता हूं, नवाज शरीफ ने गलती स्वीकार की, मैंने ये बोला। आपके जमाने में किसी ने गलती नहीं स्वीकार की, और मैं बताना चाहता हूं इंदिरा जी ने क्या तरीका है? एक करके सुधांशु जी बोलिए। आपकी हर बात में शांति से सुन रहा था। अब मैं सुनिए सुप्रिया जी, इंदिरा गांधी ने बड़ा जबरदस्त काम किया था। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उसके बावजूद पीओके क्यों नहीं लिया? छोड़िए, अरे हमने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर उस समय के पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में छोड़े, और 54 प्रिजनर ऑफ वॉर जो आज के पाकिस्तान में थे वो वापस नहीं लिए इंदिरा जी ने। सुधांशु पूछना चाहता हूं कौन सा रहस्य था? सुधांशु जी मेरा एक प्रश्न आपसे, मेरा एक प्रश्न है। मैं देश के गृह मंत्री को कोट कर रहा हूं और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये बार बार पार्टीशन की बात भारतीय जनता पार्टी क्यों लेकर आती है? तुष्टीकरण, पार्टीशन हो गया, अब तो देश आगे बढ़ गया है, उससे तुष्टीकरण की बात है, क्यों? सुधांशु त्रिवेदी, आपका आवाज क्रैक हो रही थी दोबारा। मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है, मेरा प्रश्न बहुत सीधा है। जो गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि कांग्रेस के नेता देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है, उनकी तुष्टीकरण की नीति जिम्मेदार है, और वो अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं।
देखिए वहां पे मैं एक ही पंक्ति में कह देना चाहता हूं, यह कांग्रेस की बहुत पुराना मर्ज है। 1913 में इन्होंने वक्फ वाल औलाद विषय के ऊपर जिन्ना का समर्थन किया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। 1916 में इन्होंने लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड स्वीकार की। और आज की पीढ़ी को पता होना चाहिए तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र कैसे थे कि वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी में सुप्रिया का जवाब ले लेते हैं इसके ऊपर। सुप्रिया शनित नहीं अभी पूरी बात सुनिए। समय 10 सेकंड का जवाब ले रहा हूं मैं। सुप्रिया 10 सेकंड समय है 10 सेकंड। सुप्रिया 11 साल से सत्ता में आप है, ले आइए पीओके, आपका समर्थन करेंगे। और असलियत यह है कि जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ जब यह देश भारत छोड़ो आंदोलन चला रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट, आप जिन्ना के साथ सरकारें चला रहे थे। जिन्ना के पहले टू नेशन थ्योरी की बात आपके साथ। अच्छा पीओके लाएंगे सुधांशु। अब 11 साल से दोस्तों आजकल देश की राजनीति और टीवी चैनलों पर जो कुछ हो रहा है उस पर अगर गौर करें तो साफ दिखता है कि आम जनता की असली जरूरतें जैसे रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे को जानबूझकर दबाया जाता है। इसके बजाय हर दिन हिंदू, मुसलमान और धार्मिक बहसों का शोर मचाकर जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।